हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 12th के बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और मैं आज आपको अध्याय 5 है ये। और अध्याय 5 में मैं आपको म्यूटेशन बताने वाला हूं और इसमें आप जानेंगे पूरा डिटेल में कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन की खोज किसने की थी और कितने प्रकार का होता है, म्यूटेशन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, सबसे पहले इसे कब देखा गया था, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं क्लास 12th का बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ, जिसमें मैंने लेसन 4 तक के तथा 5 के कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। साथ ही क्लास 12th के सभी ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि म्यूटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। म्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, म्यूटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, म्यूटेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए के अनुक्रम में बदलाव आ जाता है। ठीक है, या डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव आ जाता है, जिससे क्या होता है, जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप बदल जाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं, यानी उत्परिवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहता है। ठीक है, और म्यूटेशन कब होता है? तो क्या होता है, जब डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव आ जाता है, यानी उसके अनुक्रम में बदलाव आ जाता है, तब म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब जानते हैं कि म्यूटेशन की खोज किसने की और सबसे पहले इसको देखा गया था। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज नामक साइंटिस्ट थे जो अपना अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने 1901 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, 1901 ईस्वी में अध्ययन कर रहे थे। तो उसी समय उन्होंने देखा कि इवनिंग प्राइम रोज के कुछ पौधे होते हैं। कौन से? इवनिंग प्राइम रोज। ठीक है, तो इवनिंग प्राइम रोज के पौधों पर उन्होंने देखा कि जो इवनिंग प्राइम रोज के पौधे थे वो पहले छोटे हुआ करते थे और उनके फूल भी छोटे छोटे हुआ करते थे। लेकिन अचानक उन्होंने देखा, कभी कुछ दिन के बाद देखा कि जो इवनिंग प्राइम रोज के पौधे हैं वो बड़े होने लगे। ठीक है, बड़े हो गए और साथ ही जो उनके पुष्प पहले छोटे हो रहे थे, अब उनके पुष्प भी बड़े होने लगे। तो इसको उन्होंने नोटिस किया, फिर उस पर अध्ययन किया और इसी घटना के बाद से उन्होंने उत्परिवर्तन इसका नाम दिया। क्यों उत्परिवर्तन नाम दिया? क्योंकि यहाँ पे अचानक उसके लक्षण बदल गए थे। क्या लक्षण बदला था? तो जो इवनिंग प्राइम रोज पौधे थे वो छोटे होते थे और उनके जो पुष्प थे वे भी छोटे हुआ करते थे। लेकिन अचानक उनके पुष्प क्या हुए, बाद में बड़े होने लगे और जो इवनिंग प्राइम रोज का पौधा था वो भी बड़ा होने लगा। हालांकि इसकी बाद में आलोचना भी हुई कि ये उत्परिवर्तन के कारण नहीं हुआ है, कुछ और घटना है, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं ह्यूगो डी ब्रिज को ही उत्परिवर्तन का जनक माना जाता है कि वही सबसे पहले जाने कि उत्परिवर्तन कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप उत्परिवर्तन समझ गए। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या क्या याद रखना है। आपको याद रखना है कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव हो जाने से उसके लक्षण बदल जाते हैं, या फिर ऐसे कहेंगे कि डीएनए के अनुक्रम में बदलाव होने से किसी जीव के लक्षण बदल जाते हैं, जिसे उत्परिवर्तन कहते हैं। या आप सिंपल शब्दों में याद रख सकते हैं कि अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। और जिस कारण से उत्परिवर्तन उत्पन्न हुआ है उसे म्यूटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेंट या उत्परिवर्ती कहते हैं। ठीक है, और जिस जीव में उत्पन्न होगा उसे उत्परिवर्ती जीव कहेंगे। जैसे यहाँ पे उत्परिवर्ती जीव कौन था? तो उत्परिवर्ती जीव कौन था? इवनिंग प्राइम रोज, क्योंकि इसी में देखा गया था सबसे पहले उत्परिवर्तन की घटना को। ठीक है,
अब आप उत्परिवर्तन समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ उत्परिवर्तन, यानी जो म्यूटेशन के टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ उत्परिवर्तन को, मैं फिर यहाँ लिख रहा हूँ, उत्परिवर्तन को दो तरह से बांट सकते हैं। पहला बांट सकते हैं हम आकार के आधार पे, आकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर बांट सकते हैं, या फिर हम उसको बांट सकते हैं दिशा के आधार पर। किसके आधार पर? तो दिशा के आधार पर, ठीक है, दिशा के आधार पे। तो उत्परिवर्तन को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो तरह से बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं हम लोग आकार के आधार पर, और दूसरा बांट सकते हैं दिशा के आधार पर। इससे पहले मैं इन दोनों को बताऊंगा डिटेल में। इससे पहले मैं बता दूं कि एक चीज और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्परिवर्तन उत्पन्न कहाँ हो सकता है। यानी जो हम लोग क्या कहें कि अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो यानी जो उत्परिवर्तन है ये उत्पन्न कहाँ हो सकता है? तो उत्परिवर्तन दो जगह उत्पन्न हो सकता है। या तो उत्पन्न हो सकता है जनन कोशिका में, ठीक है, कहाँ उत्पन्न हो सकता है? या तो उत्पन्न होगा जनन कोशिका में, पहला कंडीशन है, या दूसरा ये उत्पन्न हो सकता है किसमें? तो कायिक कोशिका में। आप पहले पढ़े होंगे कि ये आपने लेसन 2 का जो मैंने बताया है उसका वीडियो देखा होगा, तो आपको स्पष्ट ही पता होगा कि जो जनन कोशिका होती है और कायिक कोशिका होती है, दो तरह की कोशिकाएं होती है जनन के समय में। तो जनन कोशिका में उत्परिवर्तन हो सकता है या फिर कायिक कोशिका में। अगर कायिक कोशिका में उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है, किसमें? अगर कायिक कोशिका में, देखिए इसमें अगर कायिक कोशिका में उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वह उत्परिवर्तन मात्र उसी पीढ़ी तक रहता है, यानी एक ही पीढ़ी तक रहता है। यानी अगर मान के चलते हैं, हम कुत्ता का मान के चलते हैं कि कुत्ता के शरीर में अगर उत्परिवर्तन होता है, अगर उसके कायिक कोशिका में उत्परिवर्तन हुआ है तो केवल एक पीढ़ी तक रहेगा। या फिर गुलाब का फूल माने हम, तो गुलाब के फूल मान लेते हैं, कोई गुलाब का फूल क्या है? कोई गुलाब का फूल है जो लाल होता है, ठीक है, लाल होता है। अचानक उसमें उत्परिवर्तन हुआ और वो सफ़ेद होने लगा। उसका फूल कैसा होने लगा? सफ़ेद होने लगा। तो ये उत्परिवर्तन हो गया है। लेकिन ये उत्परिवर्तन किसमें हुआ है? ये उत्परिवर्तन हुआ है कायिक कोशिका में। किसमें हुआ है? कायिक कोशिका में हुआ है। तो ये उत्परिवर्तन मात्र एक ही पीढ़ी तक रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस मानते हैं कि उत्परिवर्तन कायिक कोशिका में नहीं होकर के उत्परिवर्तन किसमें हुआ है? जनन कोशिका में हुआ है। अगर उत्परिवर्तन जनन कोशिका में होगा तब, अगर उत्परिवर्तन जनन कोशिका में होगा तब क्या होता है? तब ये जो उत्परिवर्तन होता है वो वंशागत हो जाता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में बढ़ता जाएगा। सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि लाल पुष्प था जिसके जनन कोशिका में उत्परिवर्तन हो गया, और लाल फूल से क्या बन गया? वो सफ़ेद पुष्प बन गया। सफ़ेद पुष्प बनने के बाद अब आगे से इसके जितने इससे नए पौधे बनेंगे वो सभी पौधे में सफ़ेद पुष्प लगेंगे। सफ़ेद पुष्प क्यों लगेंगे? क्योंकि इसमें जो उत्परिवर्तन हुआ था वो कायिक कोशिका जनन कोशिका में हुआ था, ठीक है। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। इसकी खोज ह्यूगो डिवरिच नामक साइंटिस्ट ने की थी। उन्होंने 1901 ईस्वी में इवनिंग प्राइम रोज के पौधे में से देखा था। और उत्परिवर्तन दो जगह उत्पन्न हो सकता है, या तो कायिक कोशिका में या फिर जनन कोशिका में। यहाँ पे कायिक कोशिका और यहाँ पे जनन कोशिका है। अगर जनन कोशिका में उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, यानी वंशागत होता है। जैसे यहाँ पे लाल पुष्प था, उसमें उसके अगर जनन कोशिका में उत्परिवर्तन हो गया तो उसके आने वाले जितने पौधे बनेंगे इस पौधे से वो सभी के पुष्प सफ़ेद होंगे, ठीक है। दूसरा उत्परिवर्तन होता है कायिक कोशिका में। अगर कायिक कोशिका में उत्परिवर्तन होता है तब क्या होता है? यह उत्परिवर्तन मात्र एक पीढ़ी तक रहता है, यानी जिस जीव में उत्परिवर्तन उत्पन्न हुआ था केवल उसी में रहेगा, उसके आगे वह उत्परिवर्तन नहीं जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से किस थ्रू समझे तो कोई वही पुष्प है जिसका पुष्प क्या ऐसा होता है? कोई गुलाब है जिसका पुष्प लाल होता है और उसमें उत्परिवर्तन होने के कारण वह सफ़ेद हो गया, ठीक है। लेकिन चूंकि कायिक कोशिका में उत्परिवर्तन हुआ था तो केवल एक ही बार ये पौधा सफ़ेद होगा। इसके बाद जो अगले पीढ़ी का पौधा होगा उसके पौधे में सफ़ेद पुष्प नहीं लगेंगे, लाल ही पुष्प लगेगा।
क्योंकि उसके कायिक कोशिका में उत्परिवर्तन हुआ था। ठीक है, अब जान लेते हैं कि उत्परिवर्तन का प्रकार। ये तो मैं आपको बता ही रहा था, तो चलिए उत्परिवर्तन का प्रकार जान लेते हैं। तो मैंने बताया कि उत्परिवर्तन को दो प्रकार से बांट सकते हैं, आकार के आधार पर और दिशा के आधार पर। सबसे पहले जानते हैं आकार के आधार पर इन्हें कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, तो आकार के आधार पर इन्हें हम बांट सकते हैं सूक्ष्म उत्परिवर्तन। ठीक है, क्या बांट सकते हैं? सूक्ष्म उत्परिवर्तन, और फिर बांट सकते हैं बृहद उत्परिवर्तन। ठीक है, बृहद उत्परिवर्तन। अब समझ लेते हैं दोनों क्या होता है। तो सूक्ष्म उत्परिवर्तन का मतलब क्या हुआ है कि इतना छोटा उत्परिवर्तन होगा जिसे हम लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे, देख नहीं कर पाएंगे। यानी अगर किसी जीव के जीनोटाइप में उत्परिवर्तन होता है, किसमें होता है जी? जीनोटाइप में। अगर किसी जीव के जीनोटाइप में उत्परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहते हैं। जबकि अगर किसी जीव के फिनोटाइप में, ठीक है, फिनोटाइप में उत्परिवर्तन होता है तो उसे बृहद उत्परिवर्तन कहते हैं। अब आप जीनोटाइप और फिनोटाइप को समझते होंगे। अगर नहीं देखे हैं आपका इसका वीडियो तो इसी चैप्टर में आप प्लेलिस्ट में यहाँ पे सर्च कीजिएगा, ऊपर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप लोग मेंडल का प्रयोग वाला वीडियो देखिएगा। उसमें उनके वीडियो मैंने बताया था जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है पूरा डिटेल में। यहाँ पे जान लीजिए, जीनोटाइप मीन्स वैसे लक्षण होते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जबकि जो फिनोटाइप होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं। जैसे जीनोटाइप के लिए आपने देखा था, लंबा दिखाने के लिए मेंडल ने टी और टी एलील का यूज किया था। तो इसको वास्तव में हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। ये टी जो है ये जीनोटाइप है। जबकि अगर फिनोटाइप क्या होगा, अगर इसको मैं लिख दूं लंबा, तो आप लंबा को आसानी से देख सकते हैं, या फिर मैं बौना लिखूं, छोटा लिखूं, लाल सफेद लिखूं, तो जिसे बाहर से हम लोग देख सकते हैं, जिसे बाहर से देख सकते हैं उसे कहते हैं फिनोटाइप, और जिसे नहीं देख सकते हैं उसको कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, तो अगर जीनोटाइप में उत्परिवर्तन हो जाए तो उसे कहते हैं सूक्ष्म उत्परिवर्तन, जबकि फिनोटाइप में उत्परिवर्तन हो जाए तो उसे कहते हैं बृहद उत्परिवर्तन। दूसरा देखते हैं, यहाँ दिशा के आधार पर भी हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं उत्परिवर्तन को। एक को कहते हैं अग्र उत्परिवर्तन। ठीक है, अग्र उत्परिवर्तन। जबकि दूसरा है उसको कहते हैं प्रतिलोम या पश्च उत्परिवर्तन। प्रतिलोम या पश्च उत्परिवर्तन। अब इसको समझ लीजिए, अग्र उत्परिवर्तन मतलब जो आगे की दिशा हो, यानी इसमें क्या होता है कि वन्य गुणों से आगे की दिशा में उत्परिवर्तन होता है। अब वन्य गुणों का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए। मान लीजिए कि मटर का पौधा है, तो जो वन्य प्रजाति का होता है, जो जंगली पौधा होता है मटर का, उसके जो पुष्प होते हैं वो रंगीन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। अगर पुष्प रंगीन से सफेद होने लगे, कैसा होने लगे? रंगीन से सफेद, तो ये क्या है? वन्य से सामान्य मटर की ओर हो रहा है, यानी वन्य से आगे की ओर उत्परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे अग्र उत्परिवर्तन। जबकि सेम इसका उल्टा हो, उल्टा क्या हो कि वन्य से किधर होने लगे, सामान्य से वन की ओर होने लगे, सामान्य से वन की ओर होने लगे। जैसे कोई मान लीजिए कि पौधा है मटर का जो सफेद होता है, ठीक है, इसका पुष्प कैसे होते हैं? पुष्प सफेद होते हैं, और सफेद से उसका पुष्प रंगीन होने लगा, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिलोम उत्परिवर्तन। ठीक है, तो ये उत्परिवर्तन का इतना सारा टाइप था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह उत्परिवर्तन अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक पॉइंट छूट रहा है, बिंदु उत्परिवर्तन, उसको भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूं तब। तो चलिए अब जानते हैं बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, बिंदु उत्परिवर्तन को हम जीन उत्परिवर्तन भी कहते हैं। जीन उत्परिवर्तन, या इसे आप कहिएगा ऐसे ही, जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो आप इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहें या फिर जीन उत्परिवर्तन कहें, यानी जीन म्यूटेशन कहें, वो दोनों सेम चीज है। ठीक है, अब समझते हैं कि बिंदु उत्परिवर्तन कहा किसे जाता है। तो सूक्ष्म स्तर पर उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को, फिर से देखिए, सूक्ष्म स्तर पर उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को जीन म्यूटेशन या फिर
बिंदु उत्परिवर्तन या फिर पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तीनों सेम चीज है। तो सूक्ष्म स्तर पर उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसी को पॉइंट म्यूटेशन भी कहेंगे, जीन उत्परिवर्तन भी कहेंगे या फिर जीन म्यूटेशन भी कहेंगे। ऐसे जो उत्परिवर्तन होते हैं, जो सूक्ष्म स्तर पर वास्तव में उत्परिवर्तन होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? तो वे आणविक स्तर पे होते हैं। आणविक स्तर पे उनका उत्परिवर्तन होता है। जैसे आपने अगर डीएनए का संरचना पढ़ा है तो देखिए डीएनए ऐसे होता है इस तरह से, और ये इसमें क्षार युग्म रहता है। ठीक है, यानी बेस पेयर। अगर ऊपर एडेनिन रहता है तो नीचे थाइमिन रहता है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से मैं बनाता हूँ। ठीक है, एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन होगा, और यहाँ पे साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा, थाइमिन है तो एडेनिन होगा। ठीक है, ऐसे बेस पेयर रहते हैं। इसको मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। जो एडेनिन और थाइमिन होते हैं उसके बीच 2 हाइड्रोजन पे बंद रहता है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ठीक है, और थाइमिन एडेनिन के बीच ये डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, ऐसी डीएनए की संरचना होती है। अगर इसमें कोई उत्परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो ये देखिए आणविक स्तर पे है, यानी यहाँ पे क्या है? डीएनए के आणविक स्तर पे यहाँ पे इसके डीएनए की संरचना देखिएगा, यहाँ पे जो बेस पेयर है या फिर क्षार युग्म है, अगर इनमें कोई परिवर्तन हो जाए तो वहां से जो उत्परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। तो याद रखिएगा, बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म स्तर पर उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, और यह उत्परिवर्तन आणविक स्तर पर उत्पन्न होता है। जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, ये डीएनए है और इसकी संरचना ऐसे है। अब इसमें उत्परिवर्तन कैसे होगा? अब इसमें उत्परिवर्तन ऐसे हो जाए कि यहाँ पे देखिए एडेनिन और थाइमिन था, इनके पीछे डबल बॉन्ड रहेगा, उसके बाद साइटोसिन और ग्वानिन था, लेकिन ऐसा नहीं होकर के ये ग्वानिन और ये साइटोसिन हो जाए। तो ये देखिए बदल गया ना, ऊपर सी था यानी साइटोसिन और नीचे ग्वानिन था, अब उल्टा हो गया, ऊपर ग्वानिन हो गया नीचे साइटोसिन हो गया। अब इतना सा भी परिवर्तन हो जाए डीएनए में तो इससे उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम लोग जीन म्यूटेशन या फिर बिंदु में उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक छोटा से छोटा उत्परिवर्तन भी बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, यानी लक्षण में बहुत बड़ा अंतर दिख सकता है। अगर किसी जीव के डीएनए में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए तो उसके लक्षण बहुत ज़्यादा बदल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये म्यूटेशन वाला टोटल टॉपिक इसके अंदर जो होता है मैंने आपको समझा दिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो आप डिसलाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।